तो फर्म पे बात हो रही थी हम लोगों की कि फर्म के द्वारा या फर्म के खिलाफ मुकदमा कैसे आता है। फर्म बताई गई थी कि फर्म क्या चीज होती है। कहा गया था कि फर्म का कोई अलग से अस्तित्व तो नहीं है, बल्कि फर्म की जो डेफिनेशन भारतीय भागीदारी अधिनियम में दी है उसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी कारोबार को करने और उस कारोबार के लाभों को परस्पर बांट लेने के लिए करार करते हैं तो इन व्यक्तियों को सामूहिक तौर पर फर्म के नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब एक सामूहिक संस्थिति उन व्यक्तियों की जिन्होंने परस्पर करार कर रखा है उस कारोबार के लाभों को बांटने का, जो कारोबार उन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा फर्म की कोई अलग से स्टेटस, अलग से स्थिति यही नहीं। और कल कहा था हमने कि कारपोरेशन से इसका फर्क ही यही है कि कारपोरेशन का अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसका फर्म का कोई अलग एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। एक सामूहिक स्थिति है जो पुकारने के दृष्टिकोण से उन व्यक्तियों को जो सामूहिक कारोबार कर रहे हैं फर्म नाम का उपयोग कर लेते हैं। इस फर्म का कोई अलग से नाम यह भी रखा जा सकता है, और वो कोई अलग नाम से अगर कारोबार करने लगते हैं तो उसे फर्म नाम, इनकी सामूहिक स्थिति को फर्म, और व्यक्तिगत रूप से अगर इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो उसे फर्म का भागीदार, फर्म का पार्टनर इस रूप में रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करते हैं। आपसे यह भी कहा गया था कि जो भागीदारी अधिनियम है उस भागीदारी अधिनियम में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक भागीदार दूसरे का एजेंट है, यानी प्रत्येक भागीदार दूसरे के लिए मालिक है और प्रत्येक दूसरा भागीदार इसके लिए एजेंट है। और मालिक का कार्य एजेंट का काम, एजेंट का काम मालिक का काम। ये एजेंसी का कानून कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी भागीदार, क्योंकि सारे भागीदार सबके लिए है, एजेंट भी है और सारे भागीदार सबके लिए मालिक भी हैं। इसलिए किसी भी भागीदार का काम सारे भागीदारों के लिए एजेंट का काम होगा, और जब किसी भी भागीदार का काम सारे भागीदारों के लिए एजेंट का काम होगा, इसका मतलब ही यह हो जाएगा कि किसी भी भागीदार द्वारा किया गया काम सारे भागीदारों को आबद्ध कर देगा। कोई भी उस काम की जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। सारे के सारे उस काम से आबद्ध होंगे, अर्थात उस काम के परिणामों से आबद्ध होंगे जो किसी एक भागीदार द्वारा कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपसे यह भी कहा गया था कि जो फर्म के पार्टनर्स हैं, यानी फर्म के जो भागीदार हैं, उनकी कुछ, ठीक है, कैसा अभिव्यक्त प्राधिकार होता है, एक्सप्रेस अथॉरिटी ये उनकी, कि वो फर्म के लिए अमुक प्रकार के कामों को कर सकेंगे। वो पूरी सूची और सारी चीजें भागीदारी अधिनियम में दी गई हैं। जब उनकी बात करेंगे भागीदारी अधिनियम की तब देखेंगे। इसके अलावा उनकी एक इंप्लाइड अथॉरिटी है, विविक्षित प्राधिकार है, किसका? फर्म का। वो धारा 21 के अंतर्गत बताया गया है इंप्लाइड अथॉरिटी। और इंप्लाइड अथॉरिटी जिसको कहते हैं, क्योंकि फर्म किसी भी कारोबार को करने के लिए स्थापित हो सकती, किसी भी, और किसी भी का मतलब होता है कोई भी। इवन वकालत का काम करने के लिए भी फर्म स्थापित हो सकती है। लीगल फर्म आज की डेट में एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है। कोई भी कारोबार, मीनिंग देयर बाय कोई भी कारोबार, और विधि विरुद्ध कारोबार होते नहीं। ठीक
वे तो अवैध गतिविधियां हैं, वे कारोबार तो नहीं है। कारोबार का मतलब ये विधि सम्मत कारोबार। तो कोई भी कारोबार उसे करने के लिए फर्म स्थापित हो सकती है। तो जिस कारोबार को करने के लिए फर्म स्थापित हुई है, उस कारोबार को करने वाले सामान्यतः जिस प्रकार के काम करते रहते हैं, उस प्रकार के कामों को करने का अधिकार भले ही भागीदारों के बीच की जो संविदा है, भागीदारों के बीच का जो करार है, उसके द्वारा भागीदारों को न दिया गया हो, लेकिन फिर भी अगर सारे भागीदार कारोबार का संचालन कर रहे हैं तो सारे भागीदारों को, और अगर कोई एक भागीदार सारे भागीदारों के लिए कारोबार का संचालन कर रहा है तो कारोबार का संचालन करने वाले भागीदार को यह विविक्षित प्राधिकार होगा कि वो उस काम को भी कर दे जिस काम को करने का अधिकार उसे भागीदारों के बीच के करार से अभिव्यक्त रूप से नहीं मिला है, वो भी कर दे। क्योंकि उस प्रकार के कारोबार के संचालन हेतु उस प्रकार के कामों का किया जाना जरूरी माना जाता है, और जो भी लोग उस प्रकार का कारोबार करते हैं वे उस प्रकार के कामों को करते ही रहते हैं। और चूंकि आपको यह भी मालूम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें कहा है संविदाएं अभिव्यक्त हो सकती हैं, संविदाएं विविक्षित हो सकती हैं। इसलिए भागीदारी भी अभिव्यक्त हो सकती है और भागीदारी भी विविक्षित हो सकती है, क्योंकि उसका सेक्शन 4 यह कहता है कि भागीदारी संविदा से स्थापित होती है, प्रास्थिति से नहीं, स्टेटस से नहीं। स्टेटस से नहीं, इस लाइन का क्या मतलब है यहां मत समझिए, जब पार्टनरशिप पर बात करेंगे तब देखेंगे। अभी मोटे में मान लीजिए कि भागीदारी कॉन्ट्रैक्ट से स्थापित होती है, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट अभिव्यक्त भी होगा विविक्षित भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का महत्व इसी बात में है, क्योंकि 1 to 73 वहां जो कुछ कहा गया है, बल्कि 1 to 75 होगा, 1 to 75 जो कुछ वहां कहा गया है वो सारे की सारी संविदाओं में लागू होता है, चाहे वो संविदा पार्टनरशिप की है, चाहे वो संविदा एजेंसी की है, चाहे वो संविदा बेलमेंट की है, चाहे वो संविदा प्लेस की है, ठीक है, किसी भी प्रकार की संविदा है, चाहे वो संविदा न्यास की है, वो उन्हीं सिद्धांतों के मुताबिक की जाएगी जो 1 से 75 तक वर्णित है। यही उसका महत्व है। इसीलिए एलएलबी में सबसे पहली शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में होता है वो, इसीलिए क्योंकि ताकि आपको दैनंदिन जीवन उसके बारे में जानकारी मिल सके। आप प्रतिदिन हर समय संविदा करते हो, आपको पता नहीं है कि आप संविदा कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो। कोई आपकी मोटरसाइकिल मांग के ले गया है, उपनिधान की संविदा हो गई है, की नहीं गई है, हो गई है, क्योंकि संविदाएं अभिव्यक्त हो सकती हैं, संविदाएं विविक्षित हो सकती हैं। तो भागीदारी भी अभिव्यक्त हो सकती है, भागीदारी भी विविक्षित हो सकती है। और जब तक हम जे का एग्जाम देते रहे तब तक तो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण था जो पूछा जाता था कि दो लोग मिलकर तांगा चलाते थे, एक सवारियां इकट्ठा कर रहा है और दूसरा संचालन कर रहा है, ठीक है। कालांतर में एक ने दूसरे को पैसा नहीं दिया, क्या वो फर्म के तौर पर भागीदारी के आधार पर मुकदमा संस्थित करके लाभ की वसूली कर सकता है? और भागीदारी अधिनियम यह कहता है कि लाभ अगर पक्षकारों के करार द्वारा निर्धारित नहीं है तो बराबर बराबर होगा, क्योंकि यहां कंडक्ट से फर्म की स्थापना हो गई, ठीक है। संविदा अभिव्यक्त हो सकती है, संविदा विविक्षित हो सकती है। यहां विविक्षित संविदा ने भागीदारी की स्थापना कर दी है, और चूंकि भागीदारी स्थापित हो गई इसलिए प्रत्येक भागीदार को लाभ में हिस्सा बटाने का हक ये मिल गया है।
तो जो भागीदारी है, इसमें एक भागीदार दूसरे को आबद्ध कर देगा अपने कामों से। विविक्षित प्राधिकार, विविक्षित प्राधिकार के अंतर्गत जैसे वकीलों की फर्म है, तो वकीलों की फर्म नॉर्मली उस ढंग से बैंकों से लोन नहीं लेती जिस ढंग से आम कारोबारी ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी नई यूनिट को शुरू करने के लिए बैंकों से लोन लेता है, उस ढंग से वकील नहीं लेते। इसलिए अगर वकीलों के बीच भागीदारी स्थापित हुई है तो उस भागीदारी को स्थापित करने के लिए जो करार है, अगर उसमें अभिव्यक्त रूप से फर्म के भागीदारों को बैंक से लोन लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है और किसी भागीदार ने बैंक से लोन ले लिया, तो भले ही वो ये कहे कि उसने फर्म के लिए वो लोन लिया था, या तो वो फर्म नाम से अभिव्यक्त रूप से लेता था, तो बात अलग हो जाती है, तो बाकी भागीदारों पर आता कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। लेकिन अगर उसने बिना किसी को बताए लोन ले लिया तो फर्म आबद्ध नहीं होगी, लोन की वापसी के लिए वही भागीदार ठीक है आबद्ध होगा, क्योंकि उसने वो काम किया है इंप्लाइड अथॉरिटी के अंतर्गत जो उस ढंग का कारोबार चलाने वाली फर्में सामान्य तौर पर नहीं करती। लेकिन यही फर्म अगर कारोबार कर रही होती तो विविक्षित प्राधिकार भागीदार को ऐसा हो सकता था कि वो बैंक से लोन ले ले और फर्म को आबद्ध कर दे। कुल मिलाकर कारोबार चूंकि फर्म करती है, इसलिए फर्म के ऐसे विवाद जिनके संबंध में मुकदमा लाए जाने की जरूरत हो सकती है, अर्थात वाद कारण उद्भूत करने वाले विवाद उसके थर्ड पार्टी से हो सकते हैं और थर्ड पार्टी को भी उस पर मुकदमा लाने की जरूरत हो सकती है, और उसी वजह से ये आपका आदेश 30 बनाया गया। तो आदेश 30 नियम 1 कहता है भागीदारों का फर्म के नाम से वाद लाना। भागीदार इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने नामों से वाद नहीं लाएंगे, क्योंकि फिर भ्रम पैदा होगा कि शायद इंडिविजुअल मुकदमा है। इसलिए हमेशा भागीदार अगर मुकदमा ला रहे हैं या उन पर मुकदमा आ रहा है तो फर्म नाम से लाया जाएगा। कहता है कोई भी 2 या अधिक व्यक्ति जो भागीदारी की हैसियत में दावा करते हैं, यानी वो भागीदारी की हैसियत में मुकदमा ला रहे हैं, दावा करते हैं या दाई, मीनिंग देयर बाय या तो उन पर मुकदमा आ गया, क्योंकि दाई तो तभी होंगे जब उन पर मुकदमा आया है। अगर वो किसी के प्रति दाई नहीं है तो उन पर मुकदमा आ भी नहीं सकता। तो इन शब्दों का प्रभाव यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो भागीदारी की हैसियत में कारोबार करते हैं, यदि वो मुकदमा लाते हैं या उन पर मुकदमा आता है और भारत में कारोबार चलाते हैं, या उन पर उस फर्म के नाम से यदि उसका कोई नाम हो जिसके कि ऐसे व्यक्ति वाद हेतु के प्रोद्भूत होने के समय भागीदार थे, ठीक है, यानी अगर फर्म का कोई नाम भी है तब बात अलग हो गई, तो फर्म नाम से, ठीक, या उन पर उस फर्म के नाम से यदि उसका कोई नाम हो, कोई जरूरी नहीं कि फर्म का नाम हो, ठीक है, जिसके कि ऐसे व्यक्ति वाद हेतु के प्रोद्भूत होने के समय भागीदार थे, वाद ला सकेंगे या उन पर वाद लाया जा सकेगा। और वाद का कोई भी पक्षकार ऐसे मामले में न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उन व्यक्तियों के जो वाद हेतु के प्रोद्भूत होने के समय ऐसी फर्म में भागीदार थे, नामों और पतों का कथन ऐसी रीति से किया जाए और सत्यापित किया जाए जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। वाद का कोई भी पक्षकार, कोई भी पक्षकार, यानी वादी और प्रतिवादी दोनों, उसने कहा वाद का कोई भी पक्षकार, यानी अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भागीदार के तौर पर मुकदमा लाए हैं या भागीदार के तौर पर उन पर मुकदमा आया है, तो पहली बात तो यह कि अगर वे लोग किसी विशिष्ट नाम से, कोई विशिष्ट नाम उन्होंने अपनी फर्म का रख रखा है, तो उस विशिष्ट फर्म नाम से मुकदमा लाएंगे या उन पर मुकदमा लाया जाएगा। और ऐसी दशा में वाद का कोई भी पक्षकार
ये मांग कर सकेगा कि सभी भागीदारों के नामों और पतों का उल्लेख उस व्यक्ति के द्वारा जो मुकदमा लाया है, ये जो उन नामों और पतों का विवरण दे सकता है वो न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से वो विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि सारे भागीदार दायी होंगे, सारे भागीदार, और सारे भागीदार हकदार भी होंगे। एक भागीदार भले ही मुकदमा लाया, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा कि अगर मुकदमा भागीदार लाए या उन पर मुकदमा लाया गया तो कोई भी पक्षकार, क्योंकि अगर भागीदार मुकदमा लाए हैं तो उन्हें तो भागीदारों की जानकारी होनी ही चाहिए, उन्हें तो सारे भागीदारों का नाम और पता न हो यह संभव नहीं है, ठीक है भाई। उन्हें तो मालूम ही होगा फर्म में कौन कौन भागीदार है। तो अगर यह लिखते हैं कि अगर भागीदारी द्वारा मुकदमा लाया गया, फर्म द्वारा मुकदमा लाया गया, तब तो ठीक है कि प्रतिवादी आता यह कहता कि भाई हमें बताइए इस फर्म में कौन कौन भागीदार है, लेकिन वो खुद मुकदमा लाए तो उन्हें तो मालूम ही है कि फर्म में भागीदार कौन कौन है। तो फिर किसी भी पक्षकार के द्वारा यह लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। यह लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप फर्म में भागीदार हो, यह बात सबको न मालूम हो, क्योंकि जब आप भागीदारी अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां ऐसे प्रोविजंस आएंगे जिसके आधार पर क्या होगा कि वो व्यक्ति जिसने अभिव्यक्त संविदा नहीं की है भागीदारी में कारोबार करने की, वो भी फर्म का भागीदार मान लिया जाएगा। वहां एक डेपुटेशन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट है, सेक्शन 28 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसमें वो कहता है कि अगर किसी कारोबार इसका संचालन तुम अपनी इच्छा से, ठीक है, वॉलंटरीली ऐसे ही करते हो, भागीदार नहीं हो उसमें, हमारी फर्म में मीनिंग कर भाई फर्म जो कारोबार कर रही उस दुकान पर तुम आकर बैठ जाते हो और कोई भी ग्राहक आता है उसे सामान दे देते हो, तो उसे क्या मालूम तुम भागीदार हो या नहीं, ठीक है। और इनफैक्ट स्थिति क्या है, तुम भागीदार नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए तुम फर्म के भागीदार मान लिए जाओगे, ठीक है, और तुम भी भागीदारों के समान ही दायित्व के अधीन आ जाओगे। ऐसे वहां लिखा है कि अगर फर्म का भागीदार रिटायर हो गया, फर्म से बाहर गया है, तो लोक सूचना उसे देनी, लोक सूचना, और लोक सूचना देने का तरीका वहां धारा 73 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लोक सूचना देंगे, आप पब्लिक नोटिस देंगे, उसी तरीके से देंगे जो सेक्शन 73 में है। और अगर आपने लोक सूचना नहीं दी तो आप फर्म से रिटायर हो गए, इसके बावजूद भी थर्ड पार्टीज के लिए आप फर्म के भागीदार माने जाएंगे, थर्ड पार्टीज के लिए, फर्म के भागीदारों के लिए नहीं। यह भी हो सकता है फर्म के भागीदारों में ही आपस में झगड़ा हो जाए और वो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा ले आए, यह भी संभव है। अगर एक दूसरे के खिलाफ ले आए और फर्म का कारोबार एक भागीदार द्वारा चलाया जा रहा था, सारे भागीदारों द्वारा चलाया नहीं जा रहा था, लेकिन एक भागीदार द्वारा सबके लिए चलाया जा रहा था, ठीक है ना। एक भागीदार सबके लिए चला रहा था क्योंकि बाकी 10 को कारोबारी तमीज नहीं थी, एक भागीदार सबके लिए चला रहा था और भागीदारों के बीच झगड़ा हो गया, तो जो कारोबार नहीं चला रहे थे उन्हें ऐसे भागीदारों की जानकारी नहीं हो सकती जो व्यपदेशन के सिद्धांत के मुताबिक भागीदार माने जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जरूरी है कि किसी भी पक्षकार को यह अधिकार दिया जाए
कि वो शेष पक्षकारों से उन भागीदारों का नाम और पता हासिल कर सके जो भागीदार माने जा सकते हैं, ठीक है ना। जो रिटायर हो गया उसने भी अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया और उस तरीके से नहीं दिया जो भागीदारी अधिनियम में बताया गया, तो वो भी भागीदार माना जाएगा। ये लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, और माइनर एक्ट है, फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, और पूछ लिया गया तो एक लाइन नहीं लिख पाओगे, एक लाइन, क्योंकि वो आती नहीं होगी। टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रामा लिखोगे तो, तामा कुछ करोगे तो गलती सही, लेकिन लिखने के लिए कम से कम मन ये कहेगा कि हां कुछ लिखने के लिए मेरे पास है। गलती सही, लेकिन पार्टनरशिप उसके बारे में तो यही नहीं आएगा कि क्या लिखें, क्योंकि वही नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। और 20 नंबर आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो अधिकार यहां मिला वो निरुद्देश्य नहीं है। सारे भागीदारों को यह हक होगा कि वे न्यायालय से यह आवेदन कर सकें कि वो व्यक्ति जिसे भागीदारों के नाम और पतों की जानकारी हो सकती है वो डिस्क्लोज करे कि कौन कौन भागीदार है इस फर्म में। और अगर न्यायालय ऐसा आदेश देता है तो न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से उसे नामों को डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। आगे कहता है जहां उनकी फर्म के नाम में भागीदारों की हैसियत में वाद उपनियम 1 के अधीन कोई व्यक्ति लाते हैं या उन पर लाया जाता है, वहां किसी अभिवचन या अन्य दस्तावेज की दशा में जिसका वादी या प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापित या प्रमाणित किया जाना इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित है, यह पर्याप्त होगा कि ऐसा अभिवचन या अन्य दस्तावेज ऐसे व्यक्तियों में से किसी भी एक के द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापित या प्रमाणित कर दिया जाए। यानी फर्म पर मुकदमा आया है, यह फर्म मुकदमा लाई है, तो जरूरी नहीं है कि वाद पत्र और लिखित कथन, ठीक है ना, अर्थात अभिवचन, ये सारे भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापित और प्रमाणित किया जाए। कोई भी चीज, वेदर दैट इज प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, टू बी साइंड, टू बी वेरीफाइड, that may be verified, attested or signed by any of the partner, ठीक है ना, कोई भी भागीदार। इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि प्रत्येक भागीदार दूसरे का एजेंट है। वॉट एवर एक्सेप्टेड बाय यू, ठीक है ना, वो सिर्फ तुम्ही को आबद्ध नहीं करेगा, सबको कर देगा, ठीक है। और सबके साथ तुम्हें भी कर देगा, तुम्हें भी कर देगा। भले ही तुम ये लिखो कि हमें छोड़ के बाकी सब दायी हैं, नहीं, कानून के अगेंस्ट तुम्हारा कोई कथन चलेगा ही नहीं। भले ही तुम कहो कि प्रतिवादी का दावा एकदम ठीक है, इनने अमुक व्यक्ति को पैसे उधार दिए थे, अमुक भागीदार को, और हम तो उस समय घर पे सो रहे थे, हमसे मतलब ही नहीं, उनने 1 रुपया हमें दिया भी नहीं, कुछ नहीं, वो तो है ही नहीं, तुम भी हो। और तमाम अंशों में दायित्वाधीन हो। कल ही हम लोगों ने कहा 2 या 2 से अधिक संयुक्त वचनदाता, कल ही पढ़ी है, और मूल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कल ही पढ़ा है 42, ठीक है। संयुक्त वचनदाताओं की स्थिति में दायित्वों का नियागमन कैसे चलेगा, तो इसलिए कोई डर नहीं कहेगा गड़बड़ हो जाने का। दैट इज वाई दे हैव रिटन अंडर ऑर्डर 30 Rule 1, Sub-Rule 2. If there is a requirement for the sign, attestation or verification of any document, then that can be signed, verified and attested by any of the partner. ठीक है, सबके द्वारा किया जाना जरूरी नहीं। और जो थर्ड पार्टी मुकदमा लाई वो आपने लाइन किया, जो भी डॉक्यूमेंट हस्ताक्षरित, प्रमाणित या सत्यापित किया जाना होगा वो अपना करके दाखिल करेंगे। जहां तक फर्म का सवाल है,
any of the partner, because all the partners are liable, ठीक है, each other, सब एक दूसरे के लिए दायी है, ठीक है। आगे कहता है भागीदारों के नामों का प्रकट किया जाना, when the court has directed that you must disclose the name and address of the partners, then, ठीक है, कैसे कैसे डिस्क्लोजर होगा, ये विस्तृत प्रक्रिया आपका नियम 2 कहता है, जहां कोई बात भागीदारों द्वारा अपनी फर्म के नाम से संस्थित किया जाता है, वह वादी या उसका प्लीडर, जहां कोई वाद भागीदारों द्वारा, ठीक है ना। अब क्योंकि फर्म लाई है और फर्म नाम से वाद आएगा, ठीक है, वाद कैसे आएगा, फर्म नाम से, ठीक है, फलाने एंड फलाने सन्स ऐसे करके वाद आ गया वर्सेस राम दुलारे। अब राम दुलारे तो मालूम ही नहीं कि फर्म में कौन कौन वादी है, ठीक है, वो काउंटर क्लेम करना चाहता है, ठीक है, वो पलटकर काउंटर क्लेम करना चाहता है, ठीक है, ये कुछ और करना चाहता है। आप कहते हैं काउंटर क्लेम करना चाहते हो, फर्म नाम से कर दे काउंटर क्लेम, ठीक है, लेकिन कुछ और जरूरत भी हो सकती है, जिसके लिए उसे भागीदारों के नाम पता होना जरूरी है। क्योंकि तामील, अच्छा वो तामील फिर किस पर करेगा, क्योंकि तामील की बात आ जाएगी, तामील तो व्यक्तिशाही होगी, भाई प्रोसेस किसे भेजेगा वो, अगर उसने काउंटर क्लेम कर दिया, फर्म का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां भेज दिया, ठीक है, तो जरूरी नहीं सबको मिली जाए, कोई एक कारोबार कर रहा होगा, मानिए फर्म का कारोबार एक कर रहा है सबके लिए, उसने किसी को दी ही नहीं, तो कानून हर संभव कोशिश करता है कि व्यवस्था आदर्श बने, गड़बड़ की गुंजाइश कम से कम हो। तो जरूरी यह है कि हम यही कहते हैं कि अगर क्या हुआ, भागीदार मुकदमा लाए हैं, यानी फर्म मुकदमा लाई है, तो जो प्रतिवादी आएगा ही विल हैव द राइट, ठीक है, वो मांग कर सकेगा कि डिस्क्लोजर किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर न्यायालय निर्दिष्ट करेगा किस ढंग से, जहां कोई बात भागीदारों द्वारा अपनी फर्म के नाम से संस्थित किया जाता है, वहां वादी या उनका प्लीडर किसी भी प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से लिखित मांग की जाने पर उस फर्म को गठित करने वाले सभी व्यक्तियों के नामों और निवास के स्थानों की लिखित घोषणा तत्क्षण करेगा जिनकी ओर से वाद संस्थित किया गया। यानी प्रतिवादी अगर मांग कर रहा है, प्रतिवादी या उनका प्लीडर, कि यू मस्ट डिस्क्लोज द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, देन यू विल डिस्क्लोज दोज नेम्स एंड एड्रेसेस एट वंस, उसमें कोई डिले नहीं, और कैसे, इन रिटन, लिखित रूप में, ताकि गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही ना बचे। कानून गड़बड़ियों को न्यूनतम कर देना चाहता है, उसी ढंग की व्यवस्था यहां की जाती है। कहता जहां वादी या उनका प्लीडर उपनियम 1 के अधीन की गई किसी मांग को पूरा करने में असफल रहता है, नहीं करते आप, तब क्या होगा, तो आप तो वादी है, फर्म वादी के तौर पर मुकदमा लाई है ना, आपका मुकदमा ही आगे नहीं चलेगा, ले लो फिर भाई, आप मुकदमा जब आगे चलेगा ही नहीं तो आप उस अधिकार को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जिसकी मांग आप कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो तो जो कहा जा रहा है वो करिए, ठीक है। कहता है जहां वादी या उनका प्लीडर उपनियम 1 के अधीन की गई किसी मांग को पूरा करने में असफल रहता है, वहां बाद की सारी कार्यवाहियां, सारी उस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर ऐसे निबंधनों पर रोकी जा सकेंगी जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, मीनिंग देयरबाय द डिफेंडेंट ऑटोमेटिकली कार्यवाही नहीं रुकेगी, क्योंकि डिफेंडेंट मांग कर रहा था और उन्होंने मांग पूरी नहीं की, तो आप संतुष्ट हो भी सकते हैं मांग पूरी न करने से और नहीं भी हो सकते। उन्होंने मांग पूरी नहीं की, तुमने कहा अरे छोड़ो चलो जितना है उतना ही ठीक, नहीं दे रहे तो ना नहीं,
लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो यू मस्ट मेक ए एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स विच आर रनिंग अगेंस्ट यू, एंड इफ यू विल फाइल द एप्लीकेशन देन द कोर्ट विल स्टॉप ऑल द प्रोसीडिंग्स इन दैट केस। ठीक है, ये कहां लिखा है? यहां लिखा है। कहता है फिर वहां बात की सारी कार्रवाई उस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर, ठीक है, मीनिंग देयर बाय यू मस्ट अप्लाई। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं, आवेदन पर ऐसे निबंधनों पर रोकी जा सकेगी जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। यानी न्यायालय उसी क्षण यह आदेश कर सकता है कि जैसे ये दें चालू हो जाएंगी, और जब तक न दे तब तक रुकी रहेंगी। बार बार आदेश करने की जरूरत नहीं है। ये एक बात हमने बताई, ऐसा जो निबंधन न्यायालय अधिरोपित करना चाहे उन निबंधनों पर रोकी जा सकेंगी। आगे कहता है जहां भागीदारों के नाम उपनियम 1 में निर्दिष्ट रूप से घोषित कर दिए जाते हैं। अब ये भी है कि भाई नहीं घोषित किए जाते उसके लिए व्यवस्था, और अगर घोषित कर दिए जाते हैं उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो घोषित कर दिए जाते हैं वहां वाद उसी प्रकार अग्रसर होगा और सभी दृष्टियों से वे ही परिणाम होंगे मानो वे वादियों के रूप में वाद पत्र में नामित थे। यद्यपि फर्म नाम से मुकदमा लाया गया था, भागीदारों के नाम उसमें नहीं थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि डिफेंडेंट ने मांग की, भागीदारों के नाम डिस्क्लोज हो गए, तो वो प्लेंट में जोड़ दिए जाएंगे और फिर ये नहीं माना जाएगा कि आज से इन लोगों के नाम जुड़े हैं। ये माना जाएगा कि सभी प्रयोजनों से ये हमेशा से नाम यहां मौजूद थे, ठीक है ना। और उसी प्रकार कार्यवाही आगे चलेगी मानो इन व्यक्तियों के नाम पहले दिन से उसमें वाद पत्र में जुड़े हुए थे, ठीक है, मानो वे वादियों के रूप में वाद पत्र में नामित थे। परंतु सारी कार्यवाही तब भी फर्म के नाम में चालू रहेंगी, किंतु उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट रीत से प्रकट किए गए भागीदारों के नाम डिग्री में प्रविष्ट किए जाएंगे, ठीक है ना, डिग्री में प्रविष्ट किए जाएंगे। ये बात लिखी क्यों? प्रतिवादी फर्म नाम से मुकदमा आया है, प्रतिवादी को जानकारी है कि साहब अमुक लोग भागीदार हैं, लेकिन भागीदारी अधिनियम के प्रभावों से, ठीक है, कुछ और लोग भी भागीदार मान लिए जाएंगे। जैसे हमने बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट है, बाहर जाने वाला भागीदार पब्लिक नोटिस नहीं देता तो वो भी भागीदार माना जाएगा। कालांतर में यद्यपि ठीक है 42 में उन्होंने कहा संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक से वचन रहिता मांग कर सकेगा, ठीक है, लेकिन फर्म का कानून ओवरराइड करेगा, क्योंकि फर्म में के कानून में अगर कुछ नहीं लिखा है तो सामान्य कानून लागू होगा, लेकिन अगर फर्म के कानून में कुछ लिखा है तो फिर तो विशिष्ट स्थिति के लिए विशिष्ट कानून लागू होगा। यही निर्वचन का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन आप फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि शादी वाले दिन ड्रेस ये होगी, बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं, तो विशिष्ट दिन विशिष्ट समय पर कपड़े पहने जाएंगे, लेकिन विशिष्ट, क्योंकि उस दिन भी अगर सामान्य पहन लिए गए तो फिर विशिष्ट अवसरों के लिए विशिष्ट कपड़े बनवाने का कोई मतलब नहीं बचा, ठीक है ना। यही नियम कानून में लागू होता है कि सामान्य जो कानून है वो सामान्य स्थितियों में लागू होगा, लेकिन कोई स्पेशल स्थिति के लिए अलग से कानून बनाया गया तो फिर स्पेशल स्थितियों में वो कानून लागू होगा। सामान्य स्थितियों में संयुक्त वचनदाताओं की दशा में सेक्शन 42 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा, लेकिन अगर संयुक्त वचनदाताओं के तौर पर दायी होने की दशा में किसी विशेष कानून में कोई विशेष व्यवस्था है तो फिर वो लागू हो जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेशली कहती है कि यदि पार्टनरशिप की संविदा है तो सभी दायी होंगे, एक नहीं सब दायी होंगे, ठीक है। प्रतिवादी को मालूम ही नहीं है, वही फर्म नाम से वो मुकदमा लाया है, वो ये तो नहीं जानता कि अमुक व्यक्ति भागीदारी अधिनियम के प्रभाव से इस फर्म के पार्टनर माने जाएंगे,
ठीक है, वो लड़ भी लेगा, डिग्री भी हो जाएगी, फिर आगे एक झंझट मचेगा कि साहब इनने तो आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया। ठीक है, आखिर किसके विरुद्ध ये डिग्री एग्जीक्यूट कराई है? हालांकि फर्म नाम से उसने बनाया है, तो फर्म के जो भागीदार माने जाए या जो हो, लेकिन माने जाने वाले भागीदारों के विरुद्ध साक्ष्य देना पड़ता है कि भाई हम दुकान पर सामान लेने जाते थे, ये हमें बैठे मिलते थे, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग हाउस से वो माना जाएगा भागीदार, कैसे मान लिया जाएगा? यानी प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं। मोटे तौर पर आप यहां ये समझो कि प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी संभावना है। दैट इज वाई यहां ये रखा गया है कि प्रतिवादी ये मांग करेगा कि सारे नाम डिस्क्लोज किए जाएं, और सारे नाम, एक दिक्कत यही आ जाएगी कि वो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट से जो माना जाएगा वो कहेगा हमें तो बचाव का अवसर ही नहीं मिला। अरे भाई हम पे तो संबंध ही नहीं आया, हम पे तो संबंध आया ही नहीं। ठीक है, तो समस्याएं हो सकती, इसलिए नियम यह रखा गया कि आप डिस्क्लोज करा लीजिए सारे नाम, और सारे नाम डिस्क्लोज होते ही जोड़ दीजिए, और फिर यह मान लिया जाएगा कि वो सारे नाम पहले दिन से वहां मौजूद थे। ठीक है ना? आप प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट से जिसे भागीदार मान रहे थे उसी पर मुकदमा ले आए, जबकि वो तो खई नहीं भागीदार तो कोई और है। ठीक है, तो सारे नामों को डिस्क्लोज करने की मांग की जा सकती है। आगे कहता है तामील कैसे की जाएगी। कहता है जहां व्यक्तियों पर भागीदारों के नाते उनकी फर्म की हैसियत में वाद लाया जाता है, वहां संबंध की तामील न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्देश के अनुसार, या तो अब देखें इंस्टीट्यूशन का जो प्रोसेस है, भागीदारों के विरुद्ध वाद के संस्थित होने का प्रोसेस है, वो भी नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, वो भी नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। दैट इज व्हाई दिस सूट हैज बीन कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल सूट। ठीक है ना? बिकॉज यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट दिस टाइप ऑफ सूट फॉर द फर्म और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर। आप नॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्ट करके ये बात संस्थित नहीं कर सकते, इसीलिए इसको स्पेशल सूट की कैटेगरी में रखा। और जो सर्विस ऑफ सम्मन है, अर्थात जो तामील है, वो भी नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं होगी, उसके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर, क्योंकि अगर नॉर्मल प्रोसीजर से होना होता तो ऑर्डर 5 है ना, यहां तामील का तरीका अलग से देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वहां तामील का तरीका दिया ही है। आदेश 5 में नॉर्मल सूट के लिए तामील कैसे होगी, वो तो धारा 29, 27, 28, 29 प्लस आदेश 5, बात खत्म हो गई। लेकिन अलग से प्रोसीजर फॉर द सर्विस ऑफ सम्मन दिया गया है, मीनिंग देयर बाय कि मामला स्पेशल कैटेगरी का है। तो अलग से क्या कह रहा है, जहां व्यक्तियों पर भागीदारों के नाते उनकी फर्म की हैसियत पर वाद लाया जाता है, वहां संबंध की तामील न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्देश के अनुसार, न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्देश के अनुसार, यानी न्यायालय निम्नलिखित तरीकों में से जिस तरीके से तामील का निर्देश दे, उस तरीके में से किसी एक से, या तो भागीदारों में से किसी एक या अधिक पर की जाएगी। न्यायालय निर्देश देता है कि फलाने भागीदार को सूचित कर दो, या फला को सूचित कर दो, सिर्फ उन्हीं को। ऐसा वो कब करेंगे न्यायालय? जबकि सारे भागीदारों के लिए कोई एक, या सारे भागीदारों के लिए कोई एक से अधिक भागीदार कारोबार चलाते हैं। ठीक है, एक से अधिक भागीदार सारे कारोबार को चलाते हैं, किंतु सारे भागीदारों के लिए चलाते हैं, सारे भागीदार कारोबार नहीं चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अथवा उस प्रधान स्थान में जिसमें भारत के भीतर भागीदारी का कारोबार चलता है, किसी ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी जिसके हाथ में वहां भागीदारी के कारोबार का नियंत्रण या प्रबंध तामील के समय है। ठीक है, या तो सभी भागीदारों पर, यानी एक या एक से अधिक भागीदार, एक से अधिक भागीदार में तो सब भी आ गए, एक से अधिक भागीदार इसमें तो सब आ गए ना, सब भी आ गए, या सबसे कम ये भी आ गए। ठीक है, सब या सब भागीदारों से कम भागीदार, दोनों इस शब्दावली में आ गए। या फर्म का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस में छोड़कर नहीं,
जैसा निगम के मामले में हो रहा था। निगम के मामले में क्या था, रजिस्टर्ड ऑफिस में छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। फर्म के निगम के ऑफिस में जाके परिदत्त कर दिया, बात खत्म हो गई। फर्म के केस में ऐसा नहीं हो रहा। फर्म के केस में कह रहा है उस प्रधान स्थान में जिसमें भारत के भीतर भागीदारी का कारोबार चलता है, किसी ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी जिसके हाथ में वहां भागीदारी के कारोबार का नियंत्रण या प्रबंध तामील के समय या तो नियंत्रण है, यानी भागीदार के तौर पर वो काम कर रहा है, या उसने कोई मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, तो मैनेजर यानी व्यक्ति पर होगी। निगम के मामले में कार्यालय में छोड़कर हो रही थी। क्यों? निगम का अलग एग्जिस्टेंस था, फर्म का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फर्म का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए कारोबार अगर आप कार्यालय में यानी बिजनेस जिस ऑफिस से संचालित हो रहा है वहां अगर आप कर रहे हो तो वहां भी आप उसी भागीदार पर करेंगे जिसके पास कारोबार का नियंत्रण है या जिसके पास प्रबंध है। ठीक है, या तो मैनेजर पर करिए या उससे करिए। और ऐसी तामील के बारे में समझा जाएगा कि जिस फर्म पर बात लाया गया उस पर बहुत सही तामील है, चाहे सभी भागीदारों या उनमें से कोई भारत के भीतर या बाहर। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि सारे भागीदारों के लिए सब भागीदार दायित्व के अधीन है, इसलिए फिर ऐसी तामील सभी भागीदारों पर कर दी गई है, ये मान लिया जाएगा और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहता परंतु ऐसी भागीदारी की दशा में जिसके बारे में वादी को वाद संस्थित करने से पहले ही ये जानकारी हो कि वह विघटित की जा चुकी है, संबंध की तामील भारत के भीतर के ऐसे हर व्यक्ति पर की जाएगी जिसे दायी बनाना चाहा गया है। देखिए, फर्म का विघटन हमने कल भी चर्चा की थी। फर्म का विघटन होता है, इच्छाधीन भागीदारी है तो आपकी इच्छा से हो जाएगा। कोई आवश्यक घटना घट जाएगी जिसके कारण से भागीदारी की संविदा ही विधि विरुद्ध हो गई, सारे भागीदार मर गए। ठीक है, तो आवश्यक विघटन हो जाएगा। और न्यायालय द्वारा विघटन प्राप्त भी किया जा सकता है। किन किन ग्राउंड्स पर प्राप्त किया जा सकता है, आधार क्या होंगे, वो भागीदारी अधिनियम में लिखे। यानी विघटन फर्म का हो जाता है। लेकिन फर्म का विघटन आज हुआ और फर्म का विघटन होते ही सभी व्यक्तियों की जो देनदारियां थी वो अपने आप संतुष्ट ये थोड़ी हो जाएंगे। अरे भाई, फर्म की देनदारियां है, मीनिंग देयर बाय फर्म जिन जिन व्यक्तियों के बीच किन्हीं कामों के लिए दायित्व के अधीन है, वे सारे दायित्व अपने आप फर्म के विघटित होते ही सेटिस्फाइड, संतुष्ट, डिस्चार्ज ये तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, वो लोग मुकदमा फर्म पर लाते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये फर्म तो आज आपने विघटित कर ली और वहां यह भी लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग शायद धारा 51, 52 कुछ ऐसे होगी कि अगर फर्म ने जिस समय विघटन हुआ, फर्म का विघटन हो गया है, लेकिन फर्म का कोई काम चालू था जिस समय विघटन हुआ, तो चालू जो काम है उस काम की बाबत फर्म का विघटन नहीं हुआ है यह माना जाएगा। ठीक है, फर्म ने एक पुल बनाना आज ही शुरू किया और आज ही विघटन हो गया, आज ही विघटन हो गया, तो पुल बनाने के लिए फर्म आज भी अस्तित्व में है यह माना जाएगा, सिर्फ पुल बनाने के लिए, सिर्फ पुल बनाने के लिए, क्योंकि वो तो काम शुरू हो चुका था ना। और उस काम को करने में भी फर्म लोगों के प्रति दायी हो सकती है। तो कहता है कि फर्म यदि विघटित हो गए मीनिंग देयर बाय पुल के लिए फर्म चालू मानी जा रही है, पुल के लिए तो फर्म चालू मानी जा रही है, शेष विघटित हो गई, शेष कामों के लिए विघटित हो चुकी है, तो शेष लायबिलिटीज के संबंध में अगर मुकदमा आएगा, ठीक है, तो चालू फर्म में तो आप किसी एक भागीदार पर कर देते या एक से अधिक पर कर देते या फर्म के कार्यालय में जो बिजनेस संभाल रहा था उस पर कर देते हैं। लेकिन अगर फर्म विघटित हो गई है तो भारत में मौजूद, भारत के बाहर वालों पर नहीं, भारत में मौजूद सभी भागीदारों पर व्यक्तिशः तामील करनी होगी। और शायद इसीलिए वहां उन्होंने कहा था सभी प्रतिवादियों के सभी भागीदारों के नाम डिस्क्लोज कराए जाएंगे, क्योंकि विघटित हो गई तो तामील के लिए चाहिए।
भारत में जितने हैं उन सब पर करनी है, और चालू है तो तामिल, ठीक है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि एक से अधिक भागीदारी यानी सब पर करो। न्यायालय ने निर्देश ये दिया कि सब पर करो, क्योंकि सब कारोबार कर रहे थे। भाई न्यायालय के निर्देश के मुताबिक होगी ना तामिल, न्यायालय ने निर्देश दे तो हम करेंगे कैसे? हमें भाई नाम पते तो पता होने चाहिए। शायद इसी वजह से वहां उन्होंने कहा कि प्रतिवादी मांग कर सकेगा कि सभी भागीदारों के नाम डिस्क्लोज किए जाएं। आगे कहता है भागीदार की मृत्यु पर वाद का अधिकार। ठीक है, भागीदार की मृत्यु हो गई, आप भागीदार थे फर्म में, आप भागीदार थे, ठीक है, आपके घर वाले नहीं थे फर्म में भागीदार, आपके घर वाले फर्म में भागीदार नहीं थे, और आप फर्म में भागीदार थे तो आपकी दो हैसियतें थी, आपके दो व्यक्तित्व थे, आपकी दो पर्सनालिटीज थी। एक पर्सनालिटी कौन सी थी? भागीदार की, ठीक है, और एक पर्सनालिटी कौन सी थी? व्यक्ति की। हमने आपसे पर्सनालिटीज पर बात की थी। एक पर्सनालिटी आपकी थी राम प्रसाद की, और एक पर्सनालिटी थी भागीदार की। भागीदारी के कारोबार में हिस्सा लेने के लिए, यानी फर्म के कारोबार में भागीदार होने के लिए आपने एक करार किया था। उस करार के मुताबिक आपने अंश पूंजी यानी अपना शेयर, ये जो कुछ देना था वो दे दिया, ठीक है, वो दे दिया, और उस देने के कारण से आप फर्म में भागीदार हो गए और फर्म का कारोबार चल पड़ा। लेकिन यह भी हो सकता है एक आदमी चार काम करता है, ठीक है, आपका अपना कोई अलग इंडिविजुअल कारोबार ये भी हो, ठीक है ना, आपका इंडिविजुअल कारोबार अलग है और फर्म के माध्यम से आप कारोबार अलग कर रहे हो, या आपको पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ संपत्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, तो वो कैसी है? आपकी स्वर्जित संपत्ति है या विरासत से प्राप्त संपत्ति है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति है या स्वर्जित है। उस संपत्ति का फर्म की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, फर्म में जो कंट्रीब्यूशन आपको करना था वो आप कर चुके हैं, और फर्म के लाभ से जो संपत्ति खरीदी जाएगी वो भी फर्म की संपत्ति होगी। वो बटेगी कैसे वो अलग किस्सा है, देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर हम आपसे जो बात करना चाहते हैं वो ये कि आपकी दो कैपेसिटीज हो गई, आपकी दो क्षमताएं हो गई, आपकी दो पर्सनालिटीज हो गई, आपके दो व्यक्तित्व हो गए, आपके दो हैसियतें हो गई, और इन दोनों हैसियतों का परस्पर कोई संबंध नहीं है। भागीदार की हैसियत अलग है, आपकी इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है वो अलग है, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग है। तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी में आप जो कुछ धारित करते हैं, आपकी मृत्यु के साथ उसका न्यागमन आपके उत्तराधिकारियों को हो जाएगा, ठीक है, और आपकी जो भागीदार की हैसियत थी, आपकी जो भागीदार की हैसियत थी वो मृत्यु के साथ समाप्त हो गई, ठीक है। मृत्यु के साथ समाप्त होने के कारण भागीदारी के लाभ में जो आपका हिस्सा माना जा सकता है, ठीक है, जो हिस्सा माना जा सकता है वो हिस्सा थर्ड पार्टी के जो क्लेम्स हैं, उसके जो दावे हैं, उसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि आप भागीदार थे उस समय, ठीक है ना। लेकिन आपकी ये जो पर्सनल स्टेट है, आपकी ये जो व्यक्तिगत संपदा है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है भाई, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो प्रतिनिधियों को चली गई, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो भागीदार मर गया उसके प्रतिनिधियों से इस दावे का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, इस दावे का कोई ताल्लुक नहीं है मृत भागीदार के प्रतिनिधियों का, क्योंकि उनकी स्टेट अलग है। इस मृतक भागीदार के, ठीक है, जो शेयर हैं, चाहे वो पूंजी में हो और चाहे लाभ में हो, ठीक है, वे
तृतीय पक्षकार के दावों की संतुष्टि के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। और वो तो अभी अलग हुए नहीं, वो तो अभी प्रतिनिधियों के पास गए नहीं, वो तो वही है। तो प्रतिनिधियों को इस बात में पक्षकार क्यों बनाया जाए, जैसा वहां कहा था आदेश 22 में क्या करता था, पक्षकारों की मृत्यु, पक्षकारों का विवाह और पक्षकारों का दिवाला। आदेश 22 नियम 1 में कहता था पक्षकार मृतक हो जाएगा, विधिक प्रतिनिधि आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में क्यों लाया जाए, देयर इज नो रीजन, ठीक है। वाई दे शुड act as a party in that suit which has been presented by somebody against the firm or for the firm, ठीक है ना, उससे तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शेष भागीदार उन्हें ही दायी होना चाहिए, इसीलिए यहां स्पेशल प्रोसीजर रखा गया है। उन्होंने कहा भागीदार की मृत्यु पर वाद का अधिकार, कहता भारतीय संविधान अधिनियम, आगे उसने कही दिया, सीधे उसने कह दिया भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, अधिकारों का नियागमन है 45 में, जैसे 42 में दायित्वों का नियागमन है, ऐसे ही 45 में अधिकारों का नियागमन है। यानी भागीदार अगर मुकदमा लाना चाहते हैं, ठीक है, तो कहता है 45 में किसी बात के होते हुए भी जहां फर्म के नाम में वाद पूर्वगामी उपबंधों के अधीन 2 या अधिक व्यक्ति लाते हैं, यानी फर्म मुकदमा ला रही है या उन पर लाया जाता है, और चाहे किसी बात के संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, वाद लाने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान ऐसे वादों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, वहां यह आवश्यक नहीं होगा कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि को वाद के पक्षकारों की हैसियत में संयोजित किया जाए। यह आवश्यक नहीं होगा, ठीक है, आवश्यक नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे भी निकल सकता है कि अगर आपने कर दिया तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली इस बात का क्या मतलब होता है, क्या महत्व हो सकता है, यह हमें नहीं मालूम, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस सिविल नहीं है, ठीक है ना। सिविल हो तो ऐसे मामले आते रहेंगे, तब हम प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या होगा जाकर आपका व्यवहारिक जीवन में, और निश्चित ही कोई ना कोई महत्व जरूर होगा, अदरवाइज ये लिखते ही नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा विधिक प्रतिनिधियों को जैसे वहां लाना जरूरी है, क्योंकि पक्षकार मृतक हो गया आदेश 22 में। नॉर्मल सूट की स्थिति में अगर फर्म के द्वारा लाया गया है, फर्म के विरुद्ध लाया गया, तो फिर विधिक प्रतिनिधियों को, यानी मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधियों को वहां पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। आगे कहता है उपनियम 1 की कोई भी बात ऐसे मृतक के विधिक प्रतिनिधि के किसी भी ऐसे अधिकार को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो उसका उस वाद का पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन करने के लिए हो, अथवा किसी दावे को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध प्रवृत्त कराने के लिए हो। हाँ, एक चीज अब हमारे ध्यान में आ गई है, इसका प्रैक्टिकल महत्व। फर्म के द्वारा मुकदमा लाया गया है विघटन के लिए, एक ध्यान में आ गई स्थिति, फर्म के भागीदारों द्वारा मुकदमा लाया गया है विघटन के लिए और अकाउंट्स के सेटलमेंट के लिए। कोई थर्ड पार्टी नहीं लाई है, फर्म के भागीदार। वहां यह भी लिखा है किसी एक भागीदार की मृत्यु होने पर न्यायालय द्वारा विघटन मांगा जा सकता है, ठीक है, वहां यह भी लिखा है एक भागीदार की मृत्यु हो गई, बाकी भागीदारों न्यायालय से विघटन मांग लिया फर्म का, ठीक है। तो पहले तो कौन कौन भागीदार है यह तय होगा, यानी आदेश 20 नियम 15 की भाषा में प्रारंभिक डिग्री पास होगी। पहले ये तो पता लगे कौन कौन भागीदार है, अकाउंट्स का सेटलमेंट और सारी चीजें तो बाद में होगी ना, विघटन और अकाउंट्स का सेटलमेंट ये तो बाद में होगा, पहले प्रिलिमिनरी डिग्री ये तो पास हो कि कौन कौन भागीदार है, पता तो लगे, ठीक है। तो अब इस दशा में वो भागीदार जो मर गया, लाभ में और अंश पूंजी में दोनों में उसका हिस्सा है, यदि तृतीय पक्षकारों यानी थर्ड पार्टीज उन्हें देने के बाद कुछ बच जाए तो भागीदारों में बटेगा,
जो बच जाएगा वो तो भागीदारों में बटेगा, चाहे वो लाभ हो और चाहे अंश पूंजी हो। किन सिद्धांतों के अनुसार बटेगा वो अलग बात है, वो शायद 52, 53 या 54 ऐसे कहीं दिए हैं, वो अलग बात है किन सिद्धांतों की, लेकिन बटेगा तो ये तो तय है। अब एक भागीदार तो मर चुका है, एक भागीदार तो मर चुका है, तो उसका जो हिस्सा है वो संपत्ति हुआ, वो संपत्ति है, ठीक है। और संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक उसकी मृत्यु के तुरंत बाद न्यागमित हो गई है, अर्थात निहित हो गई किसमें, उनके उत्तराधिकारियों में। तो उत्तराधिकारी अब तो आएंगे, कैसे नहीं आएंगे सूद में, इसीलिए लिखा है आवश्यक नहीं होगा। अब अगर भले लोग, तो वादी मुकदमा ला रहा है ना, फर्म के विघटन के लिए मुकदमा कौन लाएगा, फर्म ही तो लाएगी। अगर भला आदमी है तो वो प्रतिवादी मृतक भागीदार के प्रतिनिधियों को बना देगा, अर्थात उन्हें पक्षकार बना लेगा, लेकिन भला आदमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कानून भले आदमियों के लिए थोड़ी है, कानून तो नीचों के लिए है, तो उसकी व्यवस्था यहां कर दी, ठीक है। उपनियम 2 में कहता उपनियम 1 की कोई भी बात ऐसे मृतक के विधिक प्रतिनिधि के किसी भी ऐसे अधिकार को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो उसका उस वाद का पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन करने के लिए हो, अथवा किसी दावे को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध प्रवर्त कराने के लिए हो। उत्तरजीवी कौन है, उत्तरजीवी सर्वाइविंग पार्टनर्स, जो जिंदा हैं, जो मरे नहीं। अच्छा चलो फर्म के विघटन के लिए नहीं आए हम, ठीक है, लेकिन मृतक भागीदार तो मर गया, उसके प्रतिनिधि यह भी निर्णय कर सकते हैं कि हम हिस्सेदार हो जाएंगे, उसके प्रतिनिधि यह भी निर्णय कर सकते हैं हम हिस्सेदार नहीं होंगे, अपना हिस्सा लेंगे, उसके प्रतिनिधि यह भी निर्णय कर सकते हैं कि हम ना भागीदार होंगे और ना हिस्सा लेंगे, अपने पिता का या जो भी रिश्ता है उनका मृतक भागीदार से उसका हिस्सा भी नहीं लेंगे। वो हिस्सा व्यापार में यूज होता रहेगा, उस हिस्से के यूज होने के कारण जो लाभ कमाया गया माना जा सके, ठीक है। 10,000 रुपए की अंश पूंजी से आपने 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है, और 10,000 रुपया 1,000 इकट्ठा करके 10 लोगों ने दिया था, इसका मतलब 1 लाख में 10% प्रत्येक का हो गया, ठीक है। 1,000 से 10,000 कमाए गए, तभी तो 10,000 से 1 लाख कमाए गए। तो जो मृतक भागीदार हैं उनके प्रतिनिधि ब्याज प्लस मृतक भागीदार का हिस्सा ये प्राप्त करने के अधिकारी हैं, ठीक है, उत्तरजीवी भागीदारों से, उत्तरजीवी भागीदारों से, ठीक है। इसलिए सब खा खंड में लिखा है कि किसी दावे को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध प्रवर्त कराने के लिए हो, ठीक है, यानी विधिक प्रतिनिधियों का अगर कोई मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधियों का अगर कोई दाव अधिकार उत्तरजीवी या उत्तरजीवी भागीदारों के विरुद्ध प्रवर्त कराने के लिए मौजूद है, तो उपनियम 1 की कोई बात उस वाद का पक्षकार बनने के लिए मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधियों के अधिकार को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, यानी वो दे में फाइल द एप्लीकेशन, ठीक है, टू बिकम ए पार्टी इन दैट सूट विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, सर्वाइविंग पार्टनर्स एज अ फर्म, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकेंगे, ठीक। सूचना की तामील किस हैसियत में की जाएगी, किस हैसियत में, यानी भागीदारों पर जो सूचना की तामील हुई वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मानी जाएगी या भागीदार की हैसियत में की गई है ये माना जाएगा, किस हैसियत में मानी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी मान ली गई और सिर्फ एक भागीदार पर तामील करने के लिए कहा गया था, तो सूट को एक्सपार्टी कैसे चलाओगे भाई, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तामील मानी गई, ठीक है। फर्म की भागीदार की हैसियत में तामील मानी गई होती तब तो एक करेगा सब भरेंगे, ठीक है, तब तो एक सबका
एजेंट है और एजेंट की जानकारी मालिक की जानकारी है। इसलिए अगर भागीदार की हैसियत में आपने तामील की है तब तो सबको जानकारी हो गई ये माना जाएगा, और अगर आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में की है तो सबको जानकारी हो गई ये कैसे मान लेंगे? ठीक है ना, इसलिए बताना जरूरी है अधिकृत तौर पर कि किस हैसियत में। तो कहता है जहां समन फर्म के नाम निकाला गया है और उसकी तामील नियम 5 द्वारा उबंधित रीति से की गई है, वहां ऐसे हर व्यक्ति को जिस पर उसकी तामील की गई है ऐसी तामील के समय दी गई लिखित सूचना द्वारा यह जानकारी दी जाएगी कि क्या उस पर तामील भागीदार की हैसियत में है या भागीदार के कारोबार का नियंत्रण या प्रबंध करने वाले व्यक्ति की हैसियत में है। यह दोनों हैसियतों में की जा रही है और ऐसी सूचना देने में व्यतिक्रम होने पर उस व्यक्ति के बारे में जिस पर तामील की गई है यह समझा जाएगा कि उस पर तामील भागीदार की हैसियत से की गई। वो बात नहीं है जो अभी हमने कही, दूसरी बात वहां कहा गया था कि प्रधान कार्यालय में जो कारोबार पर नियंत्रण रख रहा है या प्रबंध कर रहा है उस पर भी तामील हो सकती है। ठीक है ना, मैनेजर पर तामील हो गई है, मैनेजर भागीदार तो नहीं है, मैनेजर तो अलग है। ठीक है, मैनेजर तो अलग है, तो मैनेजर को यह बताया जाना जरूरी है कि उस पर तामील किस हैसियत में हुई है, मैनेजर की हैसियत में हुई है या भागीदार की हैसियत में हुई है, ताकि वो सबको जानकारी दे सके। इससे संबंधित है ये बात। अब समाप्त तो हो नहीं पाएगी तो फिर सोमवार को बताना पड़ेगा, 5 नियम तो बच ही रहे। ठीक है, तो सोमवार को बात कर लेंगे पूरी क्या है देख लेंगे।